Audio Jungle. सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू डूइंग वेल। राधे राधे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड कैसी होती है और पार्टनरशिप डीड जब बनती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं या कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे और वक्त अगर रहा तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि पार्टनरशिप डीड होती कैसे है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना? ठीक है, दोस्तों को भी आके चैनल फॉरवर्ड करो, वो देखेंगे, इसको पुण्य मिलेगा आप लोगों को। और वीडियोस को लाइक करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए और बहुत सारा प्यार दीजिए हम लोगों को। ठीक है, और बस यही उम्मीद है आप लोगों से, और सपोर्ट बना के रखिए, साथ रहिए। ठीक है, बस साथ रहिए और साथ ही ऐसे साथ के जो कभी ना छोड़ेंगे आपका साथ। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड और कैसी होती है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, 1 मिनट जी। पार्टनरशिप के बारे में पूरा हमने क्लियर कर लिया था कि पार्टनरशिप क्या होती है। टाइप्स ऑफ पार्टनर भी हमने देख लिए थे, उसके फीचर्स भी देख लिए थे और हमने लिमिटेशन भी देख लिए थे। ठीक है, आज बात आती है कि पार्टनरशिप डीड कैसी होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, प्रैक्टिकली भी और थियोरेटिकली भी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। ये वाला टॉपिक कर रहे हैं हम, ये वाला। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट ऑन ए स्टैम्प्ड पेपर। सर स्टैम्प पेपर क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा ना कभी कभार, आपने कभी, अगर कुछ लोग घर पे किराए पे रहते हो तो उन्होंने देखा होगा कि रेंट एग्रीमेंट देखा होगा उन्होंने। ठीक है, नोटरी लोग देखते होंगे कि नोटरी कैसे होती है। नोटरी भी जो होती है वो स्टैम्प पेपर पे ही होती है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी कोई भी आप खरीदते बेचते हैं तो वो भी किसी ना किसी स्टैम्प पेपर पे होती है। तो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है? स्टैम्प पेपर होती हैं। स्टैम्प पेपर क्या होता है? एक ऑथराइज्ड पेपर बाय द गवर्नमेंट होता है, जिसको क्या करते हैं, जिसको गवर्नमेंट लीगल मानती है। हर स्टेट के अपने अलग स्टैम्प पेपर होते हैं, हर स्टेट में स्टैम्प पेपर की कॉस्ट अलग होती है। ठीक है, तो हर कंट्री, हर स्टेट का अपना अलग अलग रहता है। यूपी में कुछ अलग होगा, ठीक है, एमपी में कुछ अलग होगा, मुंबई में कुछ अलग होगा, मतलब महाराष्ट्र में कुछ अलग होगा। सबका स्टेट का सबका अलग अलग रहता है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बना रखा है कि किसी को भी अगर कोई भी ऐसी लीगल ट्रांजेक्शन करनी है तो दिस पेपर इज सफिशिएंट एंड सुटेबल। तो ये क्या है? पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है ऑन अ स्टैम्प्ड पेपर विच स्पेसिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ए पार्टनरशिप डीड ऑफ अ पार्टनरशिप डीड इज कॉल्ड ऑफ अ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड आपको बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिटर्न एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। सर आपने तो कहा था ओरल एग्रीमेंट पे भी हो सकता है। देखिए, अगर ओरल एग्रीमेंट पे अगर आप बनाएंगे तो स्टैम्प पेपर की तो कहीं बात ही नहीं है। स्टैम्प पेपर पे तभी होगा जब आप रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे, और इसको अगर इस पेपर पे आप स्टैम्प पेपर पे अगर आप रिटर्न एग्रीमेंट कर लेते हैं पार्टनरशिप का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये पार्टनरशिप डीड एक लीगल होती है। सर एक नॉर्मल A4 साइज पेपर पे अगर हम लिख लें सारे पॉइंट्स, यही सारे पॉइंट्स आप जो बताने वाले हैं, और उस पर अपनी स्टैम्प भी लगा लें, साइन कर लें आपस में दो पार्टनर, तो क्या ये पार्टनरशिप डीड हो सकती है? बेटा ही नहीं, इसको भी फिर ओरल ही माना जाएगा। ठीक है, जब तक स्टैम्प पेपर पे नहीं होगी रिटर्न में, तब तक उसको एक लीगल पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, सर एक पार्टनरशिप डीड बनाते हुए कौन कौन से पॉइंट्स की जरूरत होगी वो देखते हैं आगे हम। सबसे पहले तो उसमें आएगा पार्टनर्स का नाम। तो सबसे पहले उसमें आएगा नेम ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म का नाम क्या है? अर्जुन एंड कंपनी, राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, कुछ भी एक्स वाई जेड, जो भी आपने अपनी सुटेबल पार्टनरशिप फर्म का नाम सोचना है, सबसे पहले तो उन पार्टनरशिप डीड के अंदर सबसे पहले आएगा आपके पार्ट नेम ऑफ द फर्म। दूसरी चीज आएगा लोकेशन एंड एड्रेस। कहाँ पे है भाई? लोकेशन एड्रेस वो भी आएगा। कहाँ है आपकी पार्टनरशिप फर्म? सर काली घाटी के पीछे शमशान घाट के पास। कहाँ पे है? काली घाटी के पीछे शमशान घाट के पास। ये ऐसा कुछ आपको एड्रेस जरूर देना, ये एड्रेस नहीं देना, कोई भी एड्रेस देना जो जेन्युइन एड्रेस हो आपके प्लेस ऑफ फर्म का, प्लेस ऑफ बिजनेस का। तीसरी बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस आपको उसमें देना है कि बिजनेस का ड्यूरेशन क्या है। फोर्थ में बात करें इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लेके आया है, यानी कि जब बिजनेस की एक शुरुआत होती है, एक नींव रखी जाती है, तो उसमें निवेश करते हैं कुछ लोग, और वो कुछ लोग कौन होते हैं? वो पार्टनर होते हैं। तो पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कितना निवेश करा, कितना कैपिटल लगाया, वो भी रिटर्न में ही हो सकूंगा सब कुछ। फिर बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द पार्टनर। जो पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 20 पार्टनर, मैक्सिमम 50 पार्टनर है, वो आपस में उनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा? सर प्रॉफिट शेयरिंग वैसे किस बेसिस पे होता है बेटा? कैपिटल के रेशियो के बेसिस पे होता है।
2 लाख कोई लाया, कोई 3 लाख लाया, कोई 4 लाया, तो उससे कैपिटल के बेसिस पे जनरली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और भी किसी के बेसिस पे हो सकता है। मान लेते हैं कि किसी की काबिलियत आ रही है, मान लेते हैं कि मैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या काबिलियत है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं अच्छी गाइडेंस दे सकता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूरी नहीं कि मेरे कैपिटल के बेसिस। मान लो मैं 2 रुपये लेके आ रहा हूँ, 2 रुपये भी तो कैपिटल होती है, पैसा तो है ना। मान लो मैं 2 रुपये लेके आ रहा हूँ, लेकिन बदले में मैं इतनी एक नॉलेज, इतनी कैपेबिलिटीज और अपनी कैपेसिटी लेके आ रहा हूँ वर्क की, कि मेरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैसे भी ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारा कैपिटल मैटर नहीं करता। फिर बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू सैलरीज, पार्टनर को कितनी सैलरीज मिलेगी वो भी सारा मेंशन होना चाहिए। ड्राइंग्स, ठीक है, पार्टनर कितनी ड्राइंग कर सकते हैं, उस ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट होगा वो भी बताया जाएगा। पार्टनर जो कैपिटल ला रहे हैं उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। बेटा आपको अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाने की जरूरत तो नहीं है, चलो फिर भी एक को बता देते हैं। मान लेते हैं कि एक एक बच्चा है बेटा, एक बच्चा है, मान लेते हैं राम एक बच्चा है, ठीक है, और श्याम भी एक बच्चा है। ये दोनों ही मान लेते हैं कि उन्होंने क्या करा, 1-1 लाख रुपए निवेश करा एक अपनी फॉर्म में। ये दोनों पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं, बना सकते हैं दोनों लोग हैं। इन लोगों ने क्या करा, 1-1 लाख रुपए निवेश करे। अब आप मुझे एक बात बताओ, इन लोगों का निवेश क्या करे, अपने एक फॉर्म में। ये फॉर्म है, फॉर्म भी तो ऐसी दिखती है ना, ये फॉर्म है, इसके 2-4 बाल भी हैं फॉर्म के, ये कान है उसके, ठीक है, ये फॉर्म है, ठीक है। फॉर्म में इसने क्या करा, फॉर्म में इसने पैसे लगाए, तो क्या ये फॉर्म से नहीं कह सकता कि हे फॉर्म, मैं तुमको पैसे दे रहा हूँ, मैं तुमको कैपिटल लगा रहा हूँ, बदले में तुम मेरे को क्या दोगे यार। तो फॉर्म कहते कोई बात नहीं यार, मैं इंटरेस्ट दे दूंगा तुमको। यार बाहर से भी अगर आप पैसे कहीं ना कहीं बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बदले में व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग सेविंग इंटरेस्ट फ्रॉम दैट। और इन द केस अगर आपने पैसे लगा रखे हैं एफडी के फॉर्म में, तो आप एफडी का इंटरेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो वैसे ही अगर जब पार्टनर्स अपनी फॉर्म के अंदर कैपिटल लगाते हैं तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, दे एक्सपेक्ट कि फॉर्म से उसे इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा पॉइंट अगर मान लेते हैं कि उसको दूसरे सिनेरियो से ले लो, मान लेते हैं कि यही पार्टनर्स हैं, ये यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम है। इन लोगों ने क्या करता, कैपिटल लगाई थी, मान लेते हैं कुछ पैसा, 1 लाख लगाने के बाद 30,000 रुपये ये विड्रॉ कर ले, मान लो ड्रॉइंग के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्म कहेगी यार देखो पैसे मैं तुमको, अब मैंने तुमको पैसे वापस करे हैं, तो आप फर्म क्या चार्ज करेगी, फर्म चार्ज कर लेगी इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिलती है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लो, ये मैंने आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। अगर आपको ये ना दिख रहा हो ना तो मैं ऊपर बता देता हूँ, एक सेकंड को ऊपर आपको दिखा देता हूँ, सकता है कि मेरे पीछे छुप गया हो। लो बेटा मैंने आपके लिए ना ऊपर बना दिया, देखो राम ने श्याम में जब कैपिटल इन्वेस्ट करी तो बदले में क्या उनको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बदले में राम और श्याम को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन अगर वो ड्राइंग करेंगे तो राम और श्याम को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड होते हैं, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड के अंदर होते हैं। बेटा पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारी अगर चीज़ें नहीं होंगी तो आपको सोचो बाद में कितने डिस्प्यूट हो जाएंगे। मान लो तो मैं ही हूँ, ठीक है, मैंने और जो हमारी फैकल्टीज है उन्होंने मिलकर मान लेते एक पार्टनरशिप करी है। मान लो कल को मैं क्या करूंगा, मैं पब्लिक से कहूँगा सर मैंने तो 2 लाख रुपए लगाए थे इसके अंदर, मैं तो 20% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ठीक है, या मैं तो 10% चार्ज करूंगा, तो मैं तो 6% चार्ज करूंगा। जबकि फिर सर भी कहेंगे कि नहीं अगर आप चार्ज करो तो मैं भी चार्ज करूँ, तो क्या ऐसे बिजनेस चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहे तो ये सारी चीज़ें आपको क्या, आपको ऑलरेडी डिस्क्लोज करके आपको खुद साइन करने पड़ेंगे कि देखो मैंने ये टर्म्स एंड कंडीशन बनाई थी, हम लोग सब लोगों ने मिलकर बनाई थी, हमने एग्री करा है। तो बेटा ऐसे बिजनेस चलते हैं, ओनली बिजनेस नहीं चलते हैं। ओनली तो बिजनेस आप कितने साल चला लोगे, 1 साल चला लोगे, 2 साल चला लोगे, फिर क्या होगा, बिजनेस की क्या होगा, कमर की जो हड्डी है वो टूट जाएगी और फिर बिजनेस नहीं चल पाएगा, ठीक है, समझ गया। तो सारी चीज़ें चलाते हैं। ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, भाई पार्टनर की क्या ड्यूटीज होने वाली हैं, पार्टनरशिप फर्म बन रही है तो कोई बिजनेस डिसाइडेड होगा, तो उस बिजनेस के अंदर हर पार्टनर की क्या ड्यूटीज है, ड्यूटीज के साथ उनकी क्या ऑब्लिगेशन है, ठीक है। व्हेनेवर यू आर ट्रांसफरिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल अथॉरिटी भी ट्रांसफर करी जाती है, ठीक है, आगे वैसे पढ़ेंगे। तो जब आपको कोई ड्यूटी मिल रही है तो आपका ऑब्लिगेशन भी आप ही उसी पार्टनर का बनता है। फिर बात करते हैं कि टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर, ये सारी पार्टनरशिप डीड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि जब पार्टनर्स का एडमिशन होगा तो उसके उन कंडीशंस में क्या होगा, या जब पार्टनर रिटायर हो रहा होगा तो उन कंडीशन में क्या होगा, या फिर अगर हमने अपने बिजनेस में या फिर पार्टनरशिप में कुछ रूल्स बनाए, उस रूल्स का अगर कुछ ब्रेक डाउन होगा या फिर उन रूल्स को कोई अवॉयलेशन होगा उनका, तो क्या करेगा, पार्टनर को निकाल दिया जाएगा। तो अगर ये तीनों ही सिनेरियोज होते तो इन केसेस के अंदर क्या चेंजेस होंगे। जनरली सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का आता है। सर ये आपने कैसे बता दिया, हमको बिना समझाए कैसे बता दिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई। आप मुझे खुद बताओ, एक फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, एक फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है, वो मान लेते हैं उनका PSR क्या है, 2, 3 और 2, ये मान लेते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है।
ये था हमारा, ये मान लेते हैं ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये सी था। मान लेते हैं सी किसी कारणवश कुछ भी चीज़ हो सकती है, मान लेते हैं कोई पर्सनल डिस्प्यूट हो सकता है, या उस अब बिल नहीं करता हो, कि उसकी इच्छा नहीं करती कि वो काम करे, या मान लेते हैं वो इस दुनिया में रहा ही नहीं, ठीक है, तो इस कैसे किसी में क्या होगा, ये रिटायर हो जाएगा, या ये कुछ गलत काम कर देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो अब क्या बचा, अब ये दोनों बचे, तो इन दोनों के लिए क्या होगा, इन दोनों के लिए नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले जो हरकत या जो हलचल होती है वो क्या होती है, सबसे पहले पीएसआर हमारा चेंज हो जाता है। समझ गए, आपको दिक्कत नहीं। फिर होता है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग। पार्टनरशिप फर्म के अंदर अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, उनके ऑडिटिंग के बारे में सब कुछ डिस्क्लोज होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। फिर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट। अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उनको कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके के उनको सुलझाया जा सके या सुलटाया जा सके, ठीक है, आप समझ गए। तो अगर पार्टनरशिप डीड के बारे में मैं फटाफट आपसे कहूँ तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो कि स्टैम्प पेपर पे होता है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट भी और स्टैम्प पेपर पर अगर बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। जब भी आप पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स का खास ध्यान रखना है, जो कि अगर उन पॉइंट्स अगर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड इट विल नॉट बी कॉल्ड एज अ लीगल पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले तो फर्म का जो नाम है, फर्म का नाम आना चाहिए, दूसरा एड्रेस आना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि काली घाटी के पास या काली घाटी के पीछे और शमशान घाट के पास, ठीक है, ये मत डाल देना अपनी पार्टनरशिप फर्म में। तीसरा बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस। फोर्थ की बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितने कितने कैपिटल लेके आ रहा है, और कैपिटल के बेसिस पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वरना अन्य कोई मेथड्स भी हो सकते हैं अपने उनके पीएसआर निकालने के लिए। फिर बात करते हैं टर्म्स, उनकी सैलरीज, पार्टनर की सैलरीज डिसाइडेड होंगी, वो जो कैपिटल लेके आ रहे हैं उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिसाइडेड होगा उसके अंदर, वो जो ड्राइंग्स लेके जा रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करा जाएगा, उसका रेट भी डिसाइडेड होता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। सर क्या पार्टनरशिप डीड बाद में चेंज हो सकती है? बिल्कुल अमेंड हो सकती है, पार्टनरशिप डीड बाद में चल के अमेंड हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अमेंड तो होती है ना। आप मुझे खुद बताओ, 3 पार्टनर थे, अब 2 ही पार्टनर रह गए, तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, तो आपके इसके लिए पार्टनरशिप डीड अमेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको पार्टनरशिप डीड अमेंड करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइव आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आपको उसको अमेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी पॉइंट लैग करता है, मान लेते हैं सैलरी का पॉइंट आपने नहीं डाला, तो वो ऑटोमेटिकली सुमोटो मान लेता है कि पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आपने नहीं डाला, तो उसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी होता है। आपको ये सारी पॉइंट मेंशन करने ही पड़ेंगे डीड के अंदर। अब जनरली आपको देखो ना, जब भी ये फर्म मान लो ऑडिटिंग में जाती होंगे, तो व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंट डू, वो क्या करते हैं, पहले आपकी पार्टनरशिप डीड मंगा लेते हैं, वो पार्टनरशिप को गो थ्रू करते हैं कि अच्छा फर्म का नाम यहाँ से भी है, मैच कर लेते हैं, क्रॉस लिंकिंग है, ठीक है। आपके लिए जरूरी नहीं है, बट यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट एंड आप छोटे मुंशी तो हो ही चुके हैं। द मोमेंट आपने 10th क्लियर करने के बाद आपने ये सोच लिया कि मैंने तो 11th कॉमर्स लेनी है, तो आपने इतना नेक डिसीजन लिया है कि आप इमीडिएटली आपको एक डिग्री मिलेगी। सर वो डिग्री का नाम क्या है? वो डिग्री आप छोटे मुंशी हो चुके हैं। सर बड़े मुंशी कब होंगे? जब आप 12th कर लेंगे। सर फिर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बनेंगे? जब आप सी फाइल का एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है, समझ गए आप। तो आप छोटे मुंशी हैं, आपको छोटे मुंशी को इतना पता होना चाहिए क्रॉस वेरीफाई कैसे करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरी फर्म का नाम क्या है, अर्जुन एंड कंपनी, तो अब आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपको पता है कि सर अर्जुन सर ने हमको इतना अच्छे तरीके से बताया है कि सर की फर्म का नाम अगर आपको चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, तो कहाँ से कर सकते हैं? आप कह दो सर आपकी फर्म का जीएसटीएन तो होगा, मैं कहूँगा हाँ, आपने जीएसटीएन पर जाकर देख लिया कि मेरी फर्म का नाम क्या है। सर आपकी पार्टनरशिप डीड तो बिल्कुल ही बनी होगी, ठीक है। आज के टाइम पे ओरल डीड तो बेटा कहीं नहीं होती, मैंने तो नहीं देखी, ठीक है। अब फैमिली में कोई पार्टनरशिप डीड बना रहा हो या दोस्तों में मुंह जवानी बना रहा हो, तो मुझे पता नहीं, वो भी हार्डली 1 आध साल में टूट जाएगी। सर दूसरा आप कहाँ से वेरीफाई कर सकते हो? दूसरा अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप वेरीफाई कहाँ से कर सकते हो? आप वेरीफाई कर सकते हो अपना पार्टनरशिप डीड से, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि अगर आपकी जो भी पार्टनर्स की ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन है वो भी सारी की सारी डीड के अंदर होंगी, ठीक है। एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, या फिर एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पे पीएसआर चेंज होंगे, या और कोई भी अगर चेंजेस होने, अमेंडमेंट होने हैं, तो वो भी हो जाएगा। ये भी सारे टर्म्स एंड कंडीशन सारे उस डीड के अंदर प्रिस्क्राइब होते हैं। इसके अलावा अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के बारे में, उसकी उनकी प्रिपरेशन के बारे में वो सारी चीज़ें मैंशन होती हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन मैंशन होते हैं कहाँ पे? पार्टनरशिप डीड के अंदर। एंड एट लास्ट अगर कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए भी मेथड्स उसके अंदर दिए होते हैं, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लें हम, ठीक है, आप लोग भी जल ग्रहण कर लो, पीते रहे करो पानी यार, ठीक है। सर हम तो कुछ और पीते हैं। कुछ और पीते हो? कोल्ड ड्रिंक पीते हो गए?
क्लियर? कोई दिक्कत बताओ? अब बोलोगे तो नहीं कभी पार्टनरशिप डीड, ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ जाए तो कमेंट में हम हैं। तो अगर हम आपको चीज़ें नहीं समझाएं या कमेंट्स में आपका रिप्लाई ना दें या फिर आपको जो है आपके साथ नहीं चले कदम से कदम मिला के, फिर क्या फ़ायदा यार, फिर क्या ही फ़ायदा चैनल खोलने का, पूरा सब सेटअप करने का, एक पूरी टीम बनाने का, ठीक है? आप खुद सोचो फिर क्या फ़ायदा होगा। भगवान झूठ ना बोला, आगे चलें, चलें आगे। चलिए, किसने रोका है आपको? अब आगे हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है? आइए सबसे पहले ये देखते हैं हम रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। वैसे तो रजिस्ट्रेशन जो पार्टनरशिप का है वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ओरल भी पार्टनरशिप डीड बन सकती है, ठीक है? वो ऑप्शनल है हमेशा, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि हमेशा पार्टनर्स के लिए बेनिफिशियल है अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवाना। सर ऐसा क्यों है? देखो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी फर्म पार्टनरशिप डीड या रिटर्न एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर में नहीं है, उन केसेस पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं बेटा? सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट देखो आप यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है, एक सेकंड, ठीक है? एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है ये कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप की व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। तो आपके 3 पॉइंट जो खूबसूरत पॉइंट है, ये नीले वाले जो पॉइंट है, ये सब आपको लिख के आने, तीनों के तीनों पॉइंट। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट कहता है कि पार्टनर ऑफ ए अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। अब मुझे खुद बताओ, एक फर्म है, मान लेते हैं एक फर्म है पार्ले जी, मान लेते हैं कंपनी नहीं, एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है पार्ले जी, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इसके अंदर मान लेते हैं 4 पार्टनर है, इसके अंदर 4 पार्टनर है, ठीक है? ये फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग तो यार दोस्त हैं, हम तो भाई हैं, ठीक है? ब्रदर कहते हैं ना, ब्रदर फ्रॉम सेम मदर या ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, कैसा कुछ है ना डायलॉग, तो वही वाली बात है कि उन्होंने फर्म रजिस्टर्ड नहीं करी। ऐसा होता भी है कि जिन्हें लोग नहीं करते हैं दोस्ती के खातिर, बाद में भुगतते हैं। तो ऐसे केस में मान लेते हैं कि 3 पार्टनर ने मिलकर एक पार्टनर को धोखा दे दिया, ठीक है? अक्सर ऐसा होता है जब 4 लोग होते हैं तो कुछ लोग, जब लड़ाइयाँ होती है तो कुछ लोग मिल जाते हैं, कुछ लोग अकेले छूट जाते हैं। तो अकेले वालों को मान लेते हैं कि ज़्यादा लोगों ने धोखा दे दिया। अब वो जो अकेला पार्टनर है ना, अगर फर्म रजिस्टर्ड है तो वो अकेला पार्टनर ना तो अपनी फर्म को सूट कर सकता है, ना भी वो फर्म के किसी भी पार्टनर को सूट कर सकता है। जी हाँ। तो अब मुझे आप बताओ कि क्या आप ओरल पार्टनरशिप बनाना शुरू चाहेंगे? नहीं चाहेंगे सर, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्यों चाहेंगे? दूसरा, द फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। मान लेते हैं कि पूरी की पूरी पार्ले जी फर्म को किसी वेंडर ने, मान लेते हैं, डिच कर दिया, या मान लेते हैं वेंडर ने नुकसान कर दिया, डेटर पैसे नहीं दे रहा है, तो अब क्या बताओ, क्या वो पार्टनरशिप फर्म उस वेंडर पे केस कर सकती है या अपने डेटर पे केस कर सकती है? नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज आपने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है। ये कॉन्सिक्वेंसेज है। तीसरा, मान लेते हैं द फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट इट पार्टनर। मान लेते हैं कि पार्टनर नहीं अपने फर्म को चीट करते, तो फर्म भी क्या कर सकता है, अपने पार्टनर को क्या करते हैं, सू नहीं कर सकता, उसके फाइल में उसके अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। तो आप समझ गए कि कौन कॉन्सिक्वेंसेज है। यानी कि एक तरफ तो हमारे बुक में कह दिएगा कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बता दिया कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कौन कौन से हैं कि एक जो पार्टनर होगा अनरजिस्टर्ड फर्म का, वो ना तो अपने फर्म के अगेंस्ट में कोई केस फाइल कर सकता है, ना ही फर्म के उन पार्टनर्स के अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल कर सकता है। दूसरी बात, फर्म भी जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। और तीसरी बात, फर्म अपने पार्टनर के अगेंस्ट भी कोई केस फाइल नहीं कर सकती है, ठीक है? इसलिए एक लाइन और भी बुक के अंदर दी गई है कि जो ये लिखी गई है कि बाकी सारी बातें है, बट कह दिए ना, बट का मतलब क्या है, रुक जाओ, ठीक है? लाली मेरे लाल की, वो कहते हैं ना ट्रेन के आगे वो लगी होती है लाल लाइट, रुक जाओ, वो क्या होता है, हॉल्ट का सिग्नल होता है कि रुक जाओ। यहाँ पे कहा गया कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी बट ऑप्शनल, लेकिन रुक जाओ, रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराओगे तो ये हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन इज बेनिफिशियल टू द फर्म एज वेल एज टू द पार्टनर। अब कोई दिक्कत तो नहीं इसमें समझने के लिए? सर कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए हैं। तो अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं पार्टनरशिप डीड का पूरा। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर ये क्या नई चीज़ है, तुमने आज तक कभी नहीं सुनी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम सुना है? मैं आपको एक फेमस ऐसा नाम सुनाता हूँ जिसका आप कंजम्पशन डेली नीड्स में भी करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप चाहें, सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमूल। आपने अमूल का एक नाम सुना होगा कि अमूल एक, बहुत लोगों को लगता है कि अमूल एक कंपनी, बेटा अमूल क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल। अब अमूल का जब जन्म हुआ था तो अमूल एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी। बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है?
कोऑपरेटिव सोसाइटी एक टाइप की सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर जैसे कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं, एचयूएफ के अंदर फैमिली मेंबर्स है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स जुड़ते हैं। उन मेंबर्स का जो इंटरेस्ट होता है वो कॉमन एक इंटरेस्ट होता है। वो कॉमन इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट होना चाहिए? जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटरेस्ट हो। मेंबर्स आते हैं, मेंबर्स अपनी स्वेच्छा अपनी कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं और बिजनेस बनाते हैं। उनका बेसिकली जो मकसद जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका मकसद क्या होता है? सोशल वेलफेयर उनका मकसद होता है। जब अमूल एक फॉर्म हुआ था तो अमूल किस बेसिस पे फॉर्म हुआ था? अमूल उस बेसिस पे फॉर्म हुआ था कि कुछ लोग हैं, मान लो उनके पास उनकी गाय है, भैंस हैं, तो उनका दूध वो कहाँ बेच रहे हैं? बाहर जाके बेच रहे हैं, अच्छे रेट्स नहीं मिल रहे। जो फार्मर्स हैं, बेसिकली फार्मर्स हैं या फिर जो एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, उनके घर में अगर गाय या भैंसे हैं तो वो बाहर जाके उनका जो मिल्क वो बेच रहे हैं उनको अच्छे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो अमूल ने क्या करा? अमूल एक सोसाइटी क्रिएट हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो मेंबर्स थे, उसमें कुछ फार्मर्स भी थे, कुछ बिजनेसमैन भी थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनको पता है कि जनरली ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी कंट्री के अंदर। वो लोग मिल गए और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हुआ? फॉर्म हो गया इन द फॉर्म ऑफ अमूल। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये मैंने लिख रखा है ना, ये लाल लाल कलर से मैंने लिखा है यहाँ पे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये वाला पोर्शन, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलेंट्री एसोसिएशन। यहाँ पे किसी को क्या है? किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी को रोका नहीं जाएगा आने से, किसी को जाने से भी नहीं रोका जाएगा। एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है, जिसकी मर्जी हो, जिसको कंट्रीब्यूट करना है वो आ जाओ, जिसको नहीं करना है वो मत आओ। ठीक, कोई जिद नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन है ऑफ ए पर्सन ऑफ मॉडरेट मीन्स who unite together to protect and promote their common economic interest। ठीक है, वॉलंटरी एसोसिएशन है कॉमन कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां पे लोग आपस में मिलते हैं कॉमन इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत सर, आगे बताइए फटाफट से। सर इसके फीचर्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको फीचर्स बताऊं तो पहले फीचर की अगर बात करें तो वॉलंटरी एसोसिएशन, जो भी हमने डेफिनेशन में क्लियर कर लिया था कि जितने भी लोग जिनका कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट मतलब क्या है? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंटरेस्ट है वही उन सभी मेंबर्स का एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उनका कॉमन इंटरेस्ट है तो वो क्या है? वो फ्री है, वो आ सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। जब मन हो आ जाओ, जब मन हो चले जाओ, लेकिन जाने से पहले नोटिस जरूर दे देना। जैसे होता नहीं है कि अगर आपको कंपनीज में होता है, अगर आपको कुछ भी नोटिस देना तो आपको कम से कम 21 डेज का नोटिस तो देना ही पड़ेगा। कुछ भी अगर आप करेंगे 21 डेज के बाद सोचा जाएगा, तो वैसे ऐसा ही कुछ नोटिस अगर आपको जाना है कोऑपरेटिव सोसाइटी से तो आपको नोटिस देना ही पड़ेगा। सर ये नोटिस का देना जरूरी क्यों? नोटिस देना इसलिए भी जरूरी है कि मान लेते हैं कि कोई बंदा, उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एटलीस्ट उसको कुछ टाइम देना पड़ेगा ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी किसी दूसरे पर्सन को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच दे पाए। मान लो और नोटिस वाला कॉन्सेप्ट ना हो तो क्या होगा? मान लो आज मैं बैठा हूँ, कल मैं कहूँगा मैं तो जा रहा हूँ, मुझे मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो क्या हुआ? नेक्स्ट डे कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी? ऐसे नहीं चलता। अगर मैं आपको बता दूं कि मैं जा रहा हूँ एंड एटलीस्ट 10 डे पहले मैंने नोटिस दे दिया, तो 10 दिन के अंदर जो भी चीज़ें जरूरी है वो बंदोबस्त हो सकती है। दूसरा बात करते हैं लीगल स्टेटस। जैसे पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, जैसे कि ऑप्शनल है बट बेनिफिशियल है तो कंपलसरी की कैटेगरी में आ जाती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है एमसीए की वेबसाइट पर, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। और ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि दो जिस्म और दो जान। ठीक है, दो जिस्म और एक जान वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, यहाँ पे क्या है? दो जिस्म दो जान, यानी कि सब कुछ अलग अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। थर्ड में आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने डेट पे नहीं कर पाती है तो घर के बर्तन, बीवी के गहने, बच्चों के खिलौने नहीं बेचे जाएंगे। ठीक है, क्या चीज़ ले सकती है? जितनी कैपिटल उन मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट करी है सोसाइटी को, बस उतने के लिए वो लायबल होंगे, इससे ज़्यादा लायबिलिटी उनकी नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का मतलब क्या है सर? डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इस पूरी कमेटी को कौन कौन गवर्न करेगा? वो पर्सन गवर्न करेगा जिसको आपस में सभी मेंबर्स ने मिलकर चुना हो। जैसे कि आपके यहाँ इलेक्शन होते होंगे, चेयरमैन के इलेक्शन होते हैं, नगर पालिका के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। इसमें क्या होता है? एक पर्टिकुलर पर्सन को खड़ा करा जाता है, पहले सेलेक्ट करा जाता है मतलब अपनी अपनी टीम से, फिर पूरी जनता को बोला जाता है कि तुम अब वोट करो। तो वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक पर्सन को इलेक्ट कर लिया जाता है कि ये बंदा है, ये 2-3 बंदे ले लिए जाते हैं, उनकी क्या होती है? वोटिंग होती है। तो जो बंदा जीत जाता है तो वही क्या है? कमेटी को गवर्न करता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल उस पर्सन के हाथ में होता है। सर यहाँ पे वोटिंग राइट्स कैसे मिलते हैं बेटा? हर एक मेंबर के आगे एक वोट। ठीक है, यहाँ पे शेयर से मतलब नहीं है। सर एक बात बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि सर एक कॉन्सेप्ट है, एक है राजू, ठीक है, और एक मान लेते हैं एक है मोहित। ये 2 पर्सन है।
है तो बहुत सारे, लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर इन्हीं के पास। अगर मान लेते हैं कि 100% कंपनी के शेयर है, जिसमें से 20% ये होल्ड करता है और 10% ये होल्ड करता है। अब एक बात बताओ, जब वोटिंग के लिए जाएंगे तो इनको जो वोट दिए जाएंगे, तो क्या इनके पास 20% वोटिंग राइट्स होंगे, या क्या मोहित के पास 10% वोटिंग राइट्स होंगे? जी नहीं। हर एक मेंबर के पास एक ही वोटिंग राइट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ, ये देखो यहाँ लिखा है ना, ये देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। चाहे कितने भी उनके पास शेयर्स हो, लेकिन वोटिंग के टाइम पे उनको एक ही वोट माना जाएगा। कंपनीज में ऐसा होता है। फिर बात, अगर ऐसा कंपनीज में नहीं होता तो मान लेते हैं कि एक कोई बंदा होता, मुकेश अंबानी की फैमिली में सब लोगों ने शेयर खरीद लिए होते, वही वोटिंग करते रहते हैं। ठीक है, तो फिर कैसे काम होता आगे चल के? सर्विस मोटिव क्या है सर? देखो, मेन मोटिव क्या होता है मेंबर का, कि मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव उनका होता है कि वो जितने भी उनके मेंबर्स हैं उनको सर्व करना। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको अमूल के अंदर तो करोड़ों लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो क्या है, अपने अपने मेंबर्स के जो नीड्स हैं उनको उनको सर्व करना ही उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एकमात्र लक्ष्य, ना कि उन मेंबर से प्रॉफिट कमाना। समझ गए आप? बहुत सारे फार्मर जुड़े होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास गाय भैंस हैं, जो अच्छा माल उनका मार्केट में नहीं बिक पाता है अच्छे पैसों में, तो क्या करता है, अमूल उन मेंबर्स की मदद करता है, ना कि उन मेंबर से अपना प्रॉफिट कमाए। ठीक है, फिर बात करते हैं स्टेट कंट्रोल। देखो, अगर मेंबर्स उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हैं तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रेम बाय द गवर्नमेंट है, उसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अवॉइड करना पड़ेगा बाई ईच एंड एवरी मेंबर। ठीक है, कमेटी ये नहीं कह सकती मैनेजिंग जो कमेटी कि भैया हम तो मैनेजिंग कमेटी हम क्यों माने, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक मेंबर्स को कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना ही पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। जो भी प्रॉफिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, वो किसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा मेंबर्स को? ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बच्चे गलत कर देते हैं। किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बाय द मेंबर्स, यानी कि हर मेंबर जितना जितना व्यापार लेके आ रहा है उसके बेसिस पे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ना कि उनके जिस बेसिस पे वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस बेसिस पे नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको इन शॉर्ट क्लियर एक बात बताऊं आपको, तो मान लेते हैं कि मेंबर जिस बेसिस पे पार्टनर ग्रीड में क्या था, जनरली क्या होता है कि पार्टनर जिन बेसिस पे कैपिटल लेके आ रहे हैं उन्हीं बेसिस पे क्या होता है, उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हर मेंबर जितना व्यापार बिजनेस लेके आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड के बेसिस पे ही सरप्लस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और उठ के बैठ जाओ यार, लेट क्यों जाते हो? ऑनलाइन रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन अगर वीडियो चल रही, रिकॉर्डेड अगर वीडियोस है तो उसमें लेट क्यों जाते हो? कोशिश करा करो, बैठा करो। ठीक है, आपकी जो बैक होनी चाहिए वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, लेट जाते हो तुम लोग तो, हद है यार। जवानी में तुम ऐसे करके बुढ़ापे वाले काम कर रहे हो। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? क्लियर? आगे बढ़े? फीचर्स देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरिट्स देख लें? आओ चलो मेरिट्स देख लेते हैं। जल ग्रहण तो करना है, लेकिन कर लेंगे, बच्चा कह रहा है सर जल ग्रहण कर लो, अभी कर लेंगे। ठीक है, ये वाला टॉपिक कर ले मेरिट्स वाला, फिर हम भी जल ग्रहण कर लेंगे, आप भी कर लेंगे। भूख लगी हो तो खाना भी खा लेना। देखो, और रिकॉर्डेड क्लासेस का यही मतलब है, पानी पीना है, पॉज करा पानी पी लिया, खाना खाना है, पॉज करा खाना खा लिया, कहीं और जाना है, पॉज करा चले गए। लेकिन 2-4 मिनट का पॉज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देख रहे थे 10:30 बजे सुबह, पॉज कर दिए, फिर रात में 8:30 बजे 10:30 बजे देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा पॉज नहीं होना चाहिए, लंबे पॉज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। चलो, मेरिट्स देख लो बेटा। कोऑपरेटिव सोसाइटी सबसे पहले आता है ईज ऑफ फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, 10-15 लौंडे इकट्ठे कर लेने हैं। ठीक है, मतलब 10-15 मेंबर्स आपको इकट्ठे कर लेने हैं। समझा करो, भावना को समझा करो। एंड रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो ईजी एज इट रिक्वायर्स वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कोई लंबी चौड़ी लीगल फॉर्मेलिटी जरूरत नहीं है। 10-15 उनको आप पकड़ लो, उनसे कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करा लो, उनका आधार कार्ड उनका पैन कार्ड ले लो और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट करवा लो, उसको रजिस्टर करवा लो। दिस इज द ओनली प्रोसेस। बस इससे कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी बन जाती है। ठीक है, ज़्यादा लिमिटेड लाइबिलिटी। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी कितनी है, कितनी, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, बस इससे ज़्यादा उनकी लाइबिलिटी नहीं होती है। तीसरा आता है स्टेबल एग्जिस्टेंस। देखो, जब मैंने कहा ना 2 जिस्म और 2 जान, तो क्या हो गया, यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो अलग हैं और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो अलग है। तो अगर उनके एक आध मेंबर्स अगर मान लेते हैं पागल हो जाता है, या फिर वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो कोई और दिक्कत हो जाती है जिससे वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है,
तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्पोरेट सोसाइटी चलती रहेगी। जैसे कि वो चलती रहती है, कंपनी है वो भी क्या सेपरेट लीगल एंटिटी, वो चलती जाएगी, डायरेक्टर्स आएंगे डायरेक्टर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर मेंबर्स आएंगे मेंबर चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉर्पोरेट सोसाइटी चलती रहेगी। ठीक है, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, फोर्सेबल फ्यूचर के लिए। ठीक है, फोर्सेबल फ्यूचर है कॉर्पोरेट सोसाइटी का एज वेल एज कंपनी का। फिर आता है हमारा इकोनॉमी इन ऑपरेशंस ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, यानी कि यहाँ पे जो होते नहीं है इंटरमीडियरीज होते हैं, मिडिल मैन होते हैं। ठीक है, जैसे जिनको आप हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में दलाल भी कहते हो आप, तो क्या है वो उनका एलिमिनेशन हो जाता है। और वॉलंटरी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, वो रिस्पेक्टिव मेंबर। तो आप मुझे खुद बताओ, जब भी आप व्यापार करेंगे ना, देखो हर एक चीज में ऐसा नहीं, जब आप बिजनेस पढ़ते हो तो बिजनेस आपको क्यों पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें ये आपको अंग्रेजी में दे रखी हैं। तो कुछ लोग सोचते होंगे सर हमें तो सारी चीजें अंग्रेजी में दे रखी है, लेकिन हमने व्यापार जो करना है वो हिंदी में करना है। बेटा व्यापार तो आपको हिंदी में करना है, पर आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको भी तो आप हिंदी में कंट्रीब्यूट करके अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उस चीज से नहीं कर सकते, कर सकते हो बिल्कुल। तो अभी सारी चीजें आपको जनरली दे रखी हैं कि आप समझें इसको, आप कंट्रीब्यूट करें अपने बिजनेस में। हर एक ऐसा बिजनेस जहां पे बायर बायर एंड सेलर दो लोग होते हैं, ठीक है, दो लोग होते हैं, इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा बंदा होगा ना, तो आप समझ जाओ वहां पे मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके लिए, सेलर के लिए। दूसरी चीज, हो सकता है बार के लिए भी वो चीज महंगी हो जाती है। तो अब होता क्या है बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनने का उद्देश्य ही यही है कि यहाँ पे जो इंटरमीडियरी था वो अब खत्म हो चुका है, इंटरमीडियरी नहीं है, तो अब मिडिल मैन की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो खुद ही काम करते हैं, वो खुद ही अपनी वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंबर्स खुद ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आता गवर्नमेंट सपोर्ट। अच्छा, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बहुत मदद करती है। किस सेंस में मदद करती हैं कि अगर कोई बिजनेस सेटअप होता है तो उसमें उसको कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो उसको लोन दे दिया, और लोन दे दिया तो कम इंटरेस्ट रेट पे दे दिया, कोई बात नहीं, तुम अच्छा काम कर रहे हो। अमूल को बोला कि तुम सारे फार्मर्स की जो है मदद कर रहे हो, तो तुमको हम इंटरेस्ट कम रेट पे दे देंगे, सब्सिडीज दे दी, ठीक है, टैक्स की छूट दे दी। इन पर तो टैक्स रेट भी कम होता है ना, वैसे देखो पार्टनरशिप में 30% तक टैक्स जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल पे भी 30% तक जाता है। यहाँ पे क्या होता है, 10,000 तक होता है 10%, ठीक है, 20,000 तक होता है उसके बाद 20%, ठीक है, उसके बाद जो होता है उसके बाद रेट ऐसे आगे बढ़ता है। ठीक है, आप समझ गए। तो यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी भी अलग है, और इन टैक्सेशन पॉलिसी में भी उनको छूट दे दी जाती है, सब्सिडीज दी जाती है। तो ये सारी मदद जो है, टैक्सेशन वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ रहे हो तो आपको ये समझना चाहिए, वरना हम भी फिर आपके जैसे ही तो हैं। फिर अगर हम आपको सारी चीज़ें नहीं बताएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ, ठीक है, फिर फ़ायदा थोड़ी हुआ फिर आपको सारी चीज़ें गाइडेंस देने का। फिर आगे देखते हैं सिक्स वाला पॉइंट। सिक्स वाला पॉइंट बोलता है इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, वन मैन वन वोट। वन मैन आर्मी पिक्चर की याद आ गई, होता ना मास, मम मास। तो जैसे वो था वन मैन आर्मी, पिक्चर की याद आ गई दिमाग में, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो मूवी, आती रहती है। तो इसमें क्या है, कॉर्पोरेट सोसाइटी में वन मैन वन वोट, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी शेयर हैं आपके पास है, इट डजेंट मैटर, एक आदमी के पास एक ही वोट होगा जब भी मेंबर्स को इलेक्ट करने की पारी आएगी। तो यहाँ पे देखो बोला गया था प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न द सोसाइटी, ईच मेंबर हैज इक्वल वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यानी कैपिटल कंट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, आपने 10 लाख कंट्रीब्यूट करी हो, आपने 20 लाख करी हो, आपके पास कितने शेयर से फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ शेयर वन मेंबर इक्वल्स टू वन वोट, यानी कि वन मैन इक्वल्स टू वन वोट। ठीक है, आई होप आपको मैनेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होगी, हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं, कोई भगाने की जरूरत नहीं है। एंड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें कम ड्यूरेशन में कवर करा दूँ, और यही मेरा मोटो है। ठीक है, बस सपोर्ट करते रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को दीजिए, एंड वीडियोस को लाइक करते रहिए। ठीक है, बस इतना ही सपोर्ट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू सिट, यू हैव टू वॉच वीडियोस, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स। आपको मेरे को बताना है कि सर मैंने इतने मार्क्स स्कोर करे। अगर कोई भी बच्चा मेरी वीडियोस देख रहा है एंड वो कोई टेस्ट दे रहा है, या कोई मॉक दे रहा है, या फिर स्कूल में टेस्ट दे रहा है, या फिर स्कूल में इज स्कोरिंग गुड मार्क्स, देन प्लीज टेल इन द कमेंट कि सर हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, आपकी वीडियो से हमें बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि इट वुड बी अ काइंड ऑफ मोटिवेशन टॉनिक फॉर मी। ठीक है, तो ये बस आपसे गुजारिश है, बस इतनी सी। सर जल ग्रहण कर लें भाई, कर लो, मैं भी कर लूँ।
चलिए आइए कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिमिटेशन भी कवर कर लेते हैं एंड फिर हमारे ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं है एंड होपफुली विल कंप्लीट दिस चैप्टर। एंड जैसा कि मैंने आपसे वादा करा था स्टार्टिंग में ही कि चैप्टर वाइज रिवीजन, वन शॉट रिवीजन वीडियोस भी आएंगे एंड सिलेबस कंप्लीट करते हुए एक मैराथन आपके लिए आएगा। एंड ट्रस्ट मी, एंड इफ यू गो थ्रू दिस एंटायर प्रोसीजर यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए आइए लिमिटेशन देखते हैं फटाफट से। लिमिटेशन में आता है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। इट सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एज इट इज यूजली फॉर्म्ड बाय पीपल विद लिमिटेड मींस। देखो यहाँ पे वो लोग, आपको जो पता था कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर कौन लोग जुड़े होंगे, ऐसे लोग जुड़े होंगे जिनके पास पैसे की शॉर्टेज है या फिर जिनके पास बाहर से उनको इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग अपना माल बेच के। तो इसमें ऐसे लोग कंट्रीब्यूट होते हैं जिनके पास कैपिटल कम होती है। तो जो ऐसे लोग जब कंट्रीब्यूट हो रहे हैं जिनके पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम है तो सोसाइटी के पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगी कहाँ से? तो पहला लिमिटेशन यही है कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है। क्यों? कि यहाँ पे जो यूनिटी बन रही है वो उन लोगों से बन रही है जिनके पास लिमिटेड मीन्स है, ठीक है। सेकंड में आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर हु मे नॉट बी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड। Moreover, it cannot afford to employ expert and experienced people at high salary। तो कोई यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है ना वो डिट्टो आपको अपने मोहल्ले में जो सभासद बनता है वो देखने को मिलता है, जो चेयरमैन बनता है वो देखने को मिलता है, जो आपको विधायक मिलेगा वो मिलेगा। यानी कि कॉम्पिटेंट नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, बस क्या है लोगों ने पसंद करते हैं तो बना दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे यहाँ तो बड़े अच्छे विधानसभा है लेकिन हमारे फिर भी जो है डेवलपमेंट कहाँ से होगा यार? वो बंदा है ही नहीं कॉम्पिटेंट, वो कैपेबल है ही नहीं, आपने उसको बना दिया जबरदस्ती। ऐसी इन द सेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो बंदे को आपने इलेक्ट कर दिया वो बंदा है ही नहीं उस काबिल, तो कहाँ से आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रो होगी? तो परेशान कौन होंगे? अल्टीमेटली मेंबर्स परेशान होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट होता है। थर्ड होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। मेंबर्स आर नॉट इंक्लाइंड टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट्स एज देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। देखो बेटा यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, आप कंपनी में मेहनत करते हो तो कंपनी में आपको क्या रिवॉर्ड है कि मैं मेहनत करूँगा, मेरे को सैलरी मिलेगी, मेरे को इंसेंटिव मिलेंगे, मेरे को बोनस मिलेंगे। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स कि मैं इतनी मेहनत करूँगा तो मुझे इन शॉर्ट पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या लैक ऑफ मोटिवेशन है। एंड लोग जब किसी मिशन पे काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए मोटिवेशन क्या होता है? हाई रिटर्न्स, ठीक है, हाई प्रॉफिट्स, हाई बोनस एंड हाई इंसेंटिव। दीज आर सम ऑफ द पर्क्स, या फिर कह सकते हैं ये कुछ चीज़ें होती हैं जो किसी इंसान के लिए ऐसा मोटिवेशन काम करती हैं। फिर बात करते हैं लैक ऑफ सीक्रेसी। इट्स अफेयर्स आर ओपनली डिस्कस्ड इन इट्स मीटिंग विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, जो मीटिंग करती है खुले में चौड़े में मीटिंग करते हैं। तो जब आप कोई भी मीटिंग खुले में चौड़े में कर रहे हो, आपके इतने सारे मेंबर्स हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरे जो बातें हैं भाई, मेरे जो फाइनेंशियल्स हैं, मेरे जो अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे प्लान्स हैं वो सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता वो कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। आप समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत सर। फिफ्थ वाला पॉइंट आता है हमारा एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। देखो इट सफर्स फ्रॉम एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। इट हैज टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड बाय द ऑडिटर एंड हैज टू सबमिट अ कॉपी ऑफ इट्स अकाउंट टू रजिस्टर। ये पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊं। अभी आपने लास्ट पॉइंट एक समझा था कि गवर्नमेंट जो है वो लोन प्रोवाइड करती है कम इंटरेस्ट पे, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, टैक्सेशन आपको कम दे रही है। तो आप मुझे खुद बताओ ये गवर्नमेंट क्या देख के देगी? पहला सवाल। एंड बीइंग छोटे मुंशी, ठीक है, छोटे मुंशी, आपको बात समझनी पड़ेगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको मैं एक्चुअली डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि 11th के एग्जाम में जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा उसको मैं 50,000 रुपीज़ का एक चेक काट के दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि क्यों कह रहा हूँ। 50,000 रुपीज़ का एक चेक काट के दूंगा। आप मुझे बात बताओ कि वो मैं चेक आपको कब काट के दूंगा? जब मैं आपका रिपोर्ट कार्ड देखूंगा तभी तो दूंगा। सेम इन द केस आप गवर्नमेंट की सोचो, जब गवर्नमेंट ने आपसे 3 वादे कर दिए कि मैं आपको लोन दे दूंगा, कम इंटरेस्ट पे सब्सिडीज दे दूंगा, टैक्सेशन में भी छूट दे दूंगा, तो गवर्नमेंट क्या देख के देगी? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि ऑडिटेड होंगे। ऑडिटिंग कौन करता है? हम करते हैं, हमारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। तो उस फाइनेंशियल के बेसिस पे उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के कहते हैं कि अप्रूवल के बेसिस पे वो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट आपको ये 3 चीज़ें देगी। तो जब गवर्नमेंट आपको चीज़ें देती ना आपको, तो आप पे कुछ कंट्रोल रखना चाहती है। तो कॉर्पोरेट सोसाइटी पर किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है। और कॉर्पोरेट सोसाइटी को अगर इन 3 चीज़ों का लाभ चाहिए, लोन का, सब्सिडीज का, टैक्सेशन का, तो उसको अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, प्लस उसको अपने अकाउंट्स को ऑडिट भी कराना पड़ेगा। इसके साथ साथ उसके कॉपी ऑफ अकाउंट्स भी गवर्नमेंट को देने ही पड़ेंगे। लास्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर। बर्तन जब बहुत सारे होते तो खटके में तो ही आवाज़ तो होगी।
The members are from different section of society with different viewpoints. Sometimes when some members become rigid, the result is conflict. यार जब आपने कहा ना एक समाज सेवा जब आप करने उतरे हो ना तो समाज सेवा के अंदर बहुत सारे लोग जुड़ेंगे आपके साथ, और वो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अलग अलग सोसाइटी से आते हो हैं, उनका अलग अलग कल्चर होता है, ठीक है। तो जब उनके अंदर किसी भी डिसीजन को लेके जब रिजिडनेस आ जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। आप अपने घर में ही देख लो ना, घर में कोई चीज़ आनी है, मान लेते हैं एक कोई टीवी आनी है या कोई कार आनी है, तो बड़ा बेटा कह रहा होता है कि मेरे को ये वाली गाड़ी लेनी है, सबसे छोटा वाला कह रहा होता है कि मेरे को थार लेनी है, पापा कह रहे होते हैं मेरे को फॉर्च्यूनर लेनी है। तो क्या होता है रिजिडनेस, सभी लोग मान लो रिजिड हो जाए तो क्या होगा, गाड़ी नहीं आएगी, सब तो आ नहीं जाएंगी, थार भी नहीं आ जाएगी, वो बड़ा बेटा जो कह रहा है वो भी नहीं आ जाएगी, फॉर्च्यूनर भी नहीं आ जाएगी, तो क्या लिख लेगा लास्ट में डिसीजन, भाई ना तेरी थार ना मेरी फॉर्च्यूनर, कोई गाड़ी नहीं आने वाली। तो ऐसे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होता है। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास बस आने ही वाली है तुरंत ही, आप ये देखो नेक्स्ट क्लास आपको तुरंत ही मिल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ये सारी वीडियोस मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है। एंड बस वीडियोस देखिए आराम से, वीडियोस रिवीजन वीडियो भी देखिए, रेगुलर लेक्चर वीडियोस भी देखिए, अपने नोट्स से भी पढ़िए। वैसे मैंने सारे नोट्स आपको दिए, कलरफुल नोट्स दिए हैं, एंड कलरफुल से बहुत अच्छे से जाता जाता है। आप चाहें तो उसको PDF से भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो उसको हार्ड कॉपी में भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप कहेंगे, वैसे तो ऐसा बुक प्रिंटिंग का भी कुछ ऐसा सोचा नहीं है मैंने, लेकिन सारे नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तो डेफिनेटली आई रिलीज अ बुक, एंड जो आप तक पहुंच जाएगी बहुत जल्दी भी, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टिल देन यू कैन अपनी नोट्स PDF से पढ़ लीजिए या फिर आप नोट से निकाल लीजिए। एंड लास्ट बात जो मैं हमेशा कह सकता हूँ कि अपना प्यार दिखाइए हम लोगों को, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, अपने दोस्तों को चैनल भेजिए ये, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है, लेकिन हम क्या, हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि अगर मेरे को किसी चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है, मेरे चीज़ को लाभ हो रहा है, तो मैं किसी को नहीं दूंगा, ये ऐसा मत करिए, ठीक है। ये वीडियो सबके लिए बना रहे हैं हम, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल जाके किसी को नहीं कह सकते कि हमारी वीडियोस देखो या फिर हमारी वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करो, तो हम अपनी वीडियोस के थ्रू ये कह देते कि हमारी वीडियोस को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को देखिए, ठीक है। टिल देन खाओ पियो ऐश करो, मस्ती करो, बहुत खुश रहो, पढ़ाई करो अच्छे से, 8 into 3 8 घंटे पढ़ाई करो, 8 घंटे की स्लीप लो, 8 घंटे खूब मौज मस्ती करो। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ आप और भी एक्टिविटीज़ करो, लेकिन हाँ पढ़ाई ज़रूर करो, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।